हेलो गाइज, आप सबको ममता वर्मा का नमस्कार। ममता वर्मा ब्लॉग से आज हम आपको बताते हैं कि नागा साधु का कैसा भेष रहता है। नागा साधु की विचित्र वेशभूषा और रहन सहन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। नागा साधुओं के लंबे केस और जटा भी आम लोगों के कौतूहल का कारण बनती हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान आप बड़ी बड़ी जटाओं और केस वाले साधुओं को देख सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नागा साधु अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हैं। आज हम आपको इसी की जानकारी देते हैं अपने ब्लॉग से। दरअसल नागा साधुओं के बाल न कटवाने के पीछे नागा समाज से जुड़ी एक परंपरा है। नागा साधु दीक्षा लेते समय एक बार केस कटवाते हैं, लेकिन उसके बाद आजीवन कभी भी बाल नहीं कटवाते हैं। नागा साधुओं के नियमों के अनुसार अगर वो बाल कटवाते हैं तो उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है और साथ ही भगवान भी उनसे नाराज हो जाते हैं। साथ ही नागा साधु यह भी मानते हैं कि बाल कटवाने पर उनके द्वारा अर्जित सिद्धियों का भी क्षय हो सकता है, मतलब कम हो सकती हैं। साथ ही बाल न कटवाने इस बात का भी संकेत होता है कि वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं। नागा साधुओं की विचित्र वेशभूषा और रहन सहन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। नागा साधु ऐसे तैयार करते हैं शरीर पर। अब उसकी भस्म लगाने वाली बात हम आपको बताते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर जो भस्म लगाते हैं वो किस तरह तैयार होती है। भस्म का लेप नागा साधुओं को ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंडक का एहसास करवाता है। जो वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। भस्म का लेप नागा साधु को ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंडक का एहसास करवाता है, जो वो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। साथ ही भस्म को नागा साधु भगवान शिव से जोड़कर भी देखते हैं, इसलिए भी ये शरीर पर अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। इस भस्म को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत अनोखी है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भस्म की राख को नागा साधु सीधे सीधे धूनी से नहीं लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले धूनी से ली गई राख को चंदन के लेप में मिलाया जाता है। इसके बाद लेप की गोलियां बनाई जाती हैं और उसके बाद गाय के फूलों में रखकर इन्हें पकाया जाता है। इसके बाद गोलियों को ठंडा करके इन्हें पीसा जाता है और उसे बाद छाना जाता है। इससे एक पाउडर बन जाता है। इस पाउडर को कच्चे दूध और चंदन में मिलाकर एक बार फिर पकाया जाता है। इस तरह शरीर पर लगाने वाली भस्म तैयार होती है। नागा साधुओं की विचित्र वेशभूषा और रहन सहन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनकी लंबी जटाएं, शरीर पर लंबी जटाएं एक आम लोगों के लिए कौतूहल का कारण भी बनती हैं। नागा साधुओं के लंबे केस और जटा आम लोगों के कौतूहल का कारण बनती है। महाकुंभ 2025 के दौरान आप बड़ी बड़ी जटाओं और केस वाले साधुओं को देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्नान कितने बजे करना चाहिए और कितना शुभ होता है। स्नान करने का भी एक समय और मुहूर्त होता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु रोजाना आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 45 से 50 लाख की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग संगम स्नान कर चुके हैं। इतने लगभग। दूसरा अमृत 93 निकट आ रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। ये स्नान 26 जनवरी को है। इस दिन भी नागा साधु ही सबसे पहले स्नान करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि जो लोग अभी महाकुंभ पहुंच रहे हैं वे कितने बजे स्नान करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा शुभ और फलकारक होगा। हिंदू ग्रंथों के में सुबह के स्नान को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन आजकल की दिनचर्या के मुताबिक लोग किसी भी टाइम स्नान कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सुबह के स्नान को धर्म ग्रंथों में 4 उपनाम दिए गए हैं।
जो कि इस प्रकार है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच होता है। अगर कोई महाकुंभ के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसे ज़्यादा शुभकारी और फलकारी होता है। इसके बाद जो होता है देव स्नान, यह स्नान सुबह 5 से 6 बजे के बीच होता है। यह भी काफ़ी फलकारी और पुण्यकारी माना जाता है। अपने आप में ही यह एक शुभ संयोग है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को रात छोड़कर किसी भी समय स्नान करना फलकारी ही रहेगा। नमस्कार।